बेटियां लालच में सेवा नहीं करती। मम्मी, केशव आपके शहर आ रहे हैं, मुझे आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है, वो बनाकर भिजवा दीजिए। वो शाम तक आ जाएंगे, किसी दोस्त की शादी में आ रहे हैं और कल सुबह निकल जाएंगे। अपनी बात कहकर सूफी ने फ़ोन रख दिया और माँ मनोरमा जी मन ही मन सोचने लगी। उन्होंने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। अब दामाद जी 2 घंटे में आ जाएंगे, इतनी जल्दी लड्डू बनाना संभव ही तो नहीं है। वो रसोई में गई तो देखा घी भी कम है और मेवे भी ख़त्म से हो गए हैं। अब सोचा था कि महीना पूरा होने के बाद ही राशन का सामान मंगवाऊंगी, काम चल ही जाएगा। पर बीच में ही बेटी का फ़ोन आ गया। श्यामलाल जी की उम्र हो चली है, इसलिए वो आजकल ज़्यादा बाज़ार भी नहीं जाते हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। हफ्ते में एक बार जाकर ज़रूरी फल और सब्जियां और सामान ले आते हैं। मनोरमा जी का नाता सिर्फ रसोई तक ही रहा था, वो कभी बाज़ार सौदा लेने नहीं गई। पति और बच्चों ने जो सामान ला दिया उसी को बना देती थी और कभी कोई सामग्री नहीं भी है तो उसके बिना भी काम चला लेती थी। बड़ी ही कुशलता से उन्होंने घर चलाया था। शाम का समय भी नज़दीक आ रहा था। अब दामाद जी के नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। आजकल वो खाना बनाने में भी हाँफने लगती थी। पहले उनके हाथ पैर दौड़कर काम करते थे, पर अब थकने लगे थे। उन्होंने नाश्ते की तैयारी कर दी, क्योंकि खाना तो वो शादी में खाने वाले थे। शुभी, नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने तो जो समझ आया बना ली। वो शादी में जाएंगे तो ज़्यादा भारी नाश्ता तो नहीं करेंगे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? घर पर जो भी है वो रख देना, ज़्यादा तनाव मत लीजिए। शुभी के मुँह से ये बात सुनकर मनोरमा जी का तनाव कम हो गया। शादी को 2 साल होने वाले हैं और अब शुभी भी बच्चे की माँ बनने वाली है। मनोरमा जी और श्यामलाल भी बीमार रहने लगे थे। उनकी खुद की उम्र हो चली थी, फिर भी मनोरमा जी ने 2 तरह के नाश्ते बना दिए। साथ में कुछ खुद के खाने की भी तैयारी कर ली। शाम को केशव आए, अपना सामान रखा और तैयार होने लगे। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उधर शादी में भी खाना है, इसलिए आप लोग किसी तरह की औपचारिकता नहीं करें। मैं तो बस आपकी खैर खबर लेने आया हूँ। शादी में तो सीधा भी जा सकता था। तब तक मनोरमा जी ने नाश्ता लगा दिया। ये सब देखकर केशव चकित था। मम्मी जी, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो घर का बेटा हूँ। आपने नाहक की इतनी तकलीफ़ उठाई नाश्ते की, ये सब औपचारिकता करने की क्या ज़रूरत थी? अब आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है। अपने दामाद केशव की बात सुनकर मनोरमा जी को अच्छा लगा। शादी में जाकर वो रात को घर आ गए। मम्मी जी, पापा जी, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ हो या कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, केशव ने नम्रतापूर्वक कहा। रात तक केशव उनकी बातें सुनता रहा और 2-4 परेशानियों को वो जल्द कम कर देगा, ऐसा भरोसा उसने दिया। मम्मी जी, सुभी ने ये घी और मेवे भेजे हैं, उसे आपके हाथ के ही लड्डू खाने हैं। अरे, लेकिन ये सब क्यों भिजवाया? मैं खुद लड्डू बनाने वाली थी। इस तरह कोई घी और मेवे भिजवाता है क्या? मनोरमा जी ने नाराज होते हुए कहा। फिर उन्होंने रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें घी डाला और आटा सेकने लगी। केशव ने उनकी बराबर मदद करवाई। मम्मी जी, आप अकेले कैसे करेंगी? आजकल तो आपके कंधे में भी दर्द रहता है। मैं शुभी को मना कर देता, पर अभी वो गर्भवती है तो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ, केशव ने कहा। आखिर एक उम्र भी होती है, थकान भी आती है, आपको आराम करना चाहिए। आप रेसिपी बता दीजिएगा, अगली बार से शुभी खुद बना लेगी। अभी तो वो काम कर सकती है। अगली सुबह केशव जाने को तैयार हुआ तो मनोरमा जी ने शगुन का लिफाफा देना चाहा तो केशव ने मना कर दिया। मम्मी जी, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खूब कमाऊं और आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और केशव चला गया।
श्यामलाल जी बोले, हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसा समझदार दामाद मिला है। बेटी की तरह ये भी हमें समझता है। ऐसा दामाद तो सबको मिले। केशव वापस घर पर पहुंचा तो शुभी ने हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लिया और तुरंत खाकर फ़ोन किया, मम्मी बहुत स्वादिष्ट लड्डू भिजवाए हैं। अगर आप ये लड्डू नहीं भिजवाती तो मेरा मन मचलता ही रहता। आपको तकलीफ़ दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसने फ़ोन रख दिया। शुभी, अब मम्मी जी पापा जी की उम्र हो गई है और मम्मी जी थक भी जाती है। तुम खुद ही रेसिपी पूछकर क्यों नहीं बना लेती हो? बेकार ही उन्हें परेशान करती हो। जब मैं कमरे में चाय पी रहा था तो मम्मी जी पापा जी को बाज़ार जाकर घी और मेवे लाने को कह रही थी और पापा जी का मन नहीं था। आजकल उनका शरीर साथ नहीं देता है, फिर हम भी अब बड़े हो गए हैं। अच्छा हुआ तुमने घी और मेवे भिजवा दिए तो लड्डू बन गए, वरना उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती। मम्मी जी ने लिफाफा भी दिया था पर मैं लेकर नहीं आया। मैं अब दामाद का नहीं, उन्हें बेटे का एहसास करवाना चाहता हूँ। केशव ने फिर से कहा, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ जो शगुन का लिफाफा छोड़ आए। इस तरह बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए जहाँ से अपमान मिला हो, वहाँ का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सुवी की आंखें भर आई, लेकिन वो तुम्हारी मम्मी पापा है, उनकी कोई गलती नहीं है। केशव बोला, हाँ उनकी गलती नहीं है, अभी तो आपको वहाँ जाने दिया, पर मेरे दोनों भाइयों ने जो मेरा अपमान किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। सुबह कुछ नहीं बोली। उसके सामने पुराने दिन आ गए। पहले वो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत करती थी। मनोरमा जी और श्यामलाल जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी शुभी। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं नौकरी भी करते हैं, जो 2-3 साल में एक बार आते थे। जब कभी भी मायके में ज़रूरत पड़ी तो शुभी पास के ही शहर में रहती थी। वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती थी। एक बार दोनों भाई दीपावली पर घर आए थे। क्योंकि शुभी ही हर घर संभालती थी तो वो मम्मी के साथ दीपावली की सफाई भी करवा रही थी। दोनों भाभियां उसके यहाँ रुकने से चिढ़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था घर में सिर्फ शुभी की ही चलती है। उनकी सास हर बात के लिए शुभी की सलाह ले रही थी। दोनों भाभियों ने अपने पतियों से शिकायत की और उनके कान भर दिए। अगले दिन शुभी मम्मी की अलमारी की सफाई कर रही थी तो बड़ा भाई जेस बोलता है, सिर्फ मम्मी की अलमारी की सफाई करना, पूरी अलमारी साफ मत कर देना। और दूसरा भाई दिनेश भी ताना मारता है, केवल अलमारी साफ करना, पूरा घर साफ मत कर देना। ये सुनते ही शुभी सुन सी पड़ जाती है। आखिर उसके दोनों भाई ने ये क्या कह रहे हैं। तभी जयेश आगे बोलता है, तेरे घर में तुझे काम नहीं है क्या? वहाँ भी तो तुझे दीपावली मनानी होगी। कितने दिन तुझे आए हुए हो गए, तुझे अपने घर की तनिक भी चिंता नहीं है क्या? और क्या? दिनेश आगे बोलता है, शुभी, मम्मी की अलमारी और घर पर अब हम दोनों भाइयों और भाभियों का हक है। तू अपना घर संभाल ले। बार बार यहाँ आकर मम्मी पापा को संभालती है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर हैं, फिर भी तूने डेरा जमा कर रखा हुआ है। अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शुभी तुरंत अपना सामान बांधती है और बाहर निकलने से पहले बोलती है, मैंने मम्मी पापा की दिल से सेवा की है और मैं किसी लालच में यहाँ नहीं आती हूँ। मैं तो अपना फ़र्ज निभाने आती हूँ। मेरी मम्मी के 2 बेटे हैं, पर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उनकी यही बेटी काम में आती है। मुझे मम्मी के गहनों और घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर उनके हाथों का बना खाना खाने और उनका आशीर्वाद लेने आती हूँ। दोनों ने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभी अपना सामान लेकर वापस चली गई।
दीपावली भाई दूज पर भी वो मायके नहीं गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाइयों ने उसका इतना अपमान किया है और उसे इतना लालची समझ लिया। घर आकर वो आंसू बहाती रही, अपने बचपन के दिन याद करती रही। ये ही दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, उसे कितना प्यार करते थे, और आज वो ही भाई उस पर अलमारी से गहने साफ़ करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मनोरमा जी का फ़ोन आया था, सुबह कल तेरे भाई भाभी वापस जा रहे हैं, तू मिलने आ जा। तेरे भाई तो सीधे हैं, बस भाभीयों ने ही उनके कान भर दिए हैं। फिर बेटा मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तो हमसे भी नाराज़ है क्या? नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, बस मैं आपकी दहलीज पर अब कदम नहीं रख पाऊँगी। जयेश और दिनेश भैया ने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है, मैं उस इल्ज़ाम को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अपने मायके में मेरे अपनों ने मुझ पर घर साफ़ करने का इल्ज़ाम लगाया है। मैं कोई चोर हूँ जो घर साफ़ कर दूँगी। फिर भाभीयों ने कान भरे वो अलग बात है, लेकिन भाइयों को तो मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं तो आपकी मदद कराने आई थी, मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों जताया जाता है कि वो सेवा गहने या जायदाद के लालच में ही कर रही हैं? मैं मिलने नहीं आ सकती हूँ, मेरा मन अब खट्टा हो गया है, मुझे इस दुख से उबरने में वक्त लगेगा। और सुभी ने फ़ोन रख दिया। फिर कभी उसने मायके की दहलीज पर कदम नहीं रखा। बस वो केशव को किसी न किसी बहाने से मायके भेजती रहती थी, ताकि वो मम्मी पापा के अधूरे काम कर दे, उनकी थोड़ी मदद कर दे। दामाद हुए तो क्या हुआ, बेटा समझकर ही अपना फ़र्ज़ पूरा कर दे। आज उस बात को साल भर हो गया है और सुभी ने अपने मायके में कदम नहीं रखा। मनोरमा जी उसे बुलाती रहती है, पर वो मायके में कदम रखकर किसी चीज़ को छूना नहीं चाहती थी। 3 महीने बाद सुभी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने नवासे से मिलने दोनों कार से जा रहे थे। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हुई और मनोरमा जी और श्यामलाल जी का निधन हो गया। सुभी को लग रहा था कि उसके बेटे से मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए ही उसके मम्मी पापा चल बसे। भाइयों को सूचना भिजवा दी गई थी, भाभियाँ भी आ गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया, 13वीं भी कर दी गई, पर शुभी जा नहीं पाई, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया ही था और कमज़ोरी की वजह से उसे बेड रेस्ट बता रखा था। 2 दिन बाद दोनों भाई और भाभी उससे मिलने आए और उसके हाथ में बॉक्स देने लगे। सुभी को अचरज हुआ और उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसमें मम्मी के कुछ गहने हैं, तो हमने सोचा उनकी निशानी के तौर पर तुझे ये उपहार दे दें। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को जो देना था वो आप पहले ही दे चुके हो। मेरा अपमान करके मुझे चोर बता चुके हो, और ये मम्मी के गहने लेकर मैं क्या करूँगी? मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार सदैव मेरे साथ में रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने कुछ रुपयों के लालच में बचपन से जन्म से जुड़ा रिश्ता मैला कर दिया। बेटियों को मायके की जायदाद और गहनों का लालच नहीं होता है। बेटियों को तो मायके की आंगन की महक, माँ के हाथ के खाने की खुशबू और पिता के दुलार का लालच होता है। बस इसलिए वो खींची चली आती हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा के जाने के साथ ही मेरा मायका ख़त्म हो गया है। दोनों भाई और भाभी मुंह लटकाकर चले गए। दोस्तों, बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची समझ लिया जाता है, जबकि उन्हें तो मायके में कुछ दिन बिताने का लालच होता है, मायके से कुछ पाने का नहीं। धन्यवाद।